नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSB का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सोल्व करने जा रहे हैं वो स्टैटिक जीके का है, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका पेपर 27 मार्च 2022 को हुआ था। थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगस्त 2021 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 2021 का पूछा गया है। 2021 का करंट अफेयर्स है। अभी वर्तमान में पूछ ले आपसे कि वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? तो अमोल मजमूदार है अभी वर्तमान में, अमोल मजमूदार। पूछ ले पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच है कौन? पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। अगर आपसे पूछ ले BCCI का अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? BCCI का अध्यक्ष कौन है? BCCI का अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी। अगर आपसे पूछ ले ICC का अभी अध्यक्ष कौन सा है? ICC का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार कुल 194, ये भी हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन, इसे छोड़ देते हैं। आगे चलते देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सारामती पर्वत का मूल पर्वतमाला है? सारामती जो कौन सी पर्वत का मूल पर्वतमाला है? तो सारामती पर्वतमाला है, ये किसका भाग है? पूर्वांचल पर्वतमाला का एक भाग है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? नागालैंड में स्थित है। नागालैंड में स्थित है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी, नागालैंड के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सागरमती पर्वत है। सागरमती जो पर्वत है ये नागालैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, सर्वोच्च पर्वत, नागालैंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सारामती है। किसका भाग है? पूर्वांचल पर्वतमाला का एक भाग है। चलते हैं आगे देखते हैं। आपसे इसमें पूछ लिया गया हिंद कुश पर्वत, जो हिंद कुश पर्वतमाला है ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान पाकिस्तान जो रीजन है उसमें हिंद कुश पर्वत फैला हुआ है। आपसे पूछ ले काराकोरम पर्वतमाला, तो ये काराकोरम भारत चीन पाकिस्तान में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत पूछ ले तो हिमालय भारत में, भूटान में, चीन, नेपाल, पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हिमालय पर्वतमाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्न में से कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? जावा ट्रेंच है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जावा ट्रेंच को सुंडा गर्त भी बोलते हैं। कौन सा गर्त बोलते हैं? सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लें कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो स्थान कौन सा है प्रशांत महासागर का, पूछ लें प्रशांत महासागर का, तो प्रशांत महासागर का कौन सा है? मरियाना ट्रेंच है, मरियाना गर्त। मरियाना गर्त कहाँ का है? प्रशांत महासागर का है। कितनी गहराई है इसकी? 11,022। अगर आपसे पूछ लें अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? अटलांटिक ऐसे होगा। ठीक है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो प्यूरिटो रिको गर्त है।
प्यूरिटो रिको गर्त। अगर आपसे पूछ ले आर्कटिक 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 महासागर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? यूरेशियन बेसिन यूरेशियन बेसिन यूरेशियन बेसिन। तो देख लेते फिर से एक बार देख लेते। देखो हिंद महासागर सबसे गहरा स्थान पूछ ले तो कौन सा है? जावा ट्रेंच, सुंडा गर्त। प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त। इसकी गहराई कितनी है? सबसे ज़्यादा गहराई इसी की है, मरियाना गर्त की है 11,022। अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है? प्यूरिटो रिको गर्त। आर्कटिक महासागर में पूछ ले तो यूरेशियन बेसिन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कर्नाटक गण कला परिषद डैश संगीत को समर्पित एक वार्षिक सम्मेलन है। तो कर्नाटक जो गण कला परिषद है वो कर्नाटक संगीत को समर्पित एक वार्षिक सम्मेलन है। तो इसमें हमारा क्या होगा? सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? तो अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी वो तो इसमें है सिद्धराज की उपाधि तो भीम द्वितीय इसमें दिया हुआ है। भीम द्वितीय तो इसमें नहीं है, ये हमारा गलत होगा, भीम द्वितीय नहीं होगा। जयसिंह सिद्धराज, इसी ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। सिद्धराज की जयसिंह सिद्धराज ने ही अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। ये हमारा जो सी है ये राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है? देखो सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र कौन सा है? इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र कहाँ पे है? ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया जो इस टाइप का ऐसे है ना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। यहीं पे क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी यहीं पे है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी यहीं पे है। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे कौन सी नदी फेमस है तो मर्रे डार्लिंग नदी है जो काफ़ी फेमस है। मर्रे डार्लिंग नदी, मर्रे और डार्लिंग नदी है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें कि अमेरिका में अगर हम देखें तो यहाँ पे अमेरिका कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और क्या है यहाँ पे आपसे पूछ ले तो सर्वोच्च चोटी पूछ ले, सर्वोच्च चोटी यहाँ की कौन सी है? तो माउंट कोसियस्को है। माउंट कोसियस्को कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछ ले प्रमुख नदी तो ये मर्रे डार्लिंग हो गया। पूछ ले यहाँ पे मरुस्थल कौन सी है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये भी कहाँ पे है? यहीं पे है, ऑस्ट्रेलिया में। अब हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी ले लिया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे जो न्यू कैलेडोनिया रिफ ये कहाँ पे है? न्यू कैलेडोनिया रिफ आपसे पूछ ले न्यू कैलेडोनिया रिफ कहाँ पे? तो ये फ्रांस में है। फ्रांस में। फ्लोरिडा रिफ कहाँ पे है? फ्लोरिडा रिफ अमेरिका महाद्वीप में है। अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। अगर ये बोले रेड सी कोरल रिफ कहाँ पे है? तो रेड सी कोरल रिफ हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बमियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला के किस शैली के अनुसार तराशा गया था? तो गंधार कला शैली है। जो बमियान जो बुद्ध की मूर्ति है ये कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में स्थित थे, जिसको अब तालिबानियों द्वारा 2001 में क्या कर दिया गया? ध्वस्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये किस पे कौन से कला शैली पर आधारित थे? गंधार कला शैली पर आधारित थे।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी थी? यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? डेमेट्रियस फर्स्ट ने रखी थी। तो ये हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2021 में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला किसने कोचिंग दी थी? ये भी हमारा करंट अफेयर से। आगे चलते हैं, भिखारी ठाकुर निम्नलिखित में से किस राज्य की संस्कृति से जुड़े प्रभावशाली लोक कलाकार हैं? देखो, भिखारी ठाकुर के बारे में जब बात करते हैं तो ये बिहार से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बिहार से संबंधित है भिखारी ठाकुर। और इनसे क्या कहा जाता है? बिहार में कहाँ से है? सारण स्थान है, वहाँ से है। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। अगर आपसे और क्वेश्चन पूछ ले, जैसे हम यहाँ आते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि और भी प्रसिद्ध कलाकार, जैसे बिरजू महाराज के बारे में हम देखते हैं। बिरजू महाराज ये किससे संबंधित है? बिरजू महाराज पूछ ले, ये लच्छू महाराज पूछ ले, तो ये कैसे संबंधित है? लच्छू महाराज, बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, कथक। आपसे पूछ ले यामिनी कृष्णमूर्ति ये किसके कलाकार हैं? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। आपसे पूछ ले तीजन बाई ये किससे? पांडवानी की लोक कलाकार है, पांडवानी। अगर आपसे पूछ ले जाकिर हुसैन ये क्या है? तबला वादक। आपसे पूछ ले पंडित रविशंकर क्या है? सितार वादक। आपसे पूछ ले हरिप्रसाद चौरसिया ये किससे संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया तो बांसुरी वादक। आपसे पूछ ले बिस्मिल्लाह खां, तो ये तो सभी को पता है, बिस्मिल्लाह खां ये कौन थे? शहनाई वादक। फिर से एक बार देख लेते हैं। आओ यहाँ पे पहला हमारा क्या था कि जो भिखारी ठाकुर है ये क्या है? भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि जो बिरजू महाराज है किससे संबंधित है? कथक से। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से। तीजन बाई पांडवानी से। जाकिर हुसैन तबला वादक। पंडित रविशंकर सितार वादक। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक से संबंधित है। शहनाई से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज, जैसे यहाँ था राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज का आपसे आकार पूछ ले तो कितना है इसके? 3:1 है। अगर पूछ ले इसका डिजाइन किसने किया था? तो डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। फिर उसके बाद आपसे पूछ ले कि इसे अपनाया कब गया? संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को इस भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है यदि फल और सब्जियां हवा के संपर्क में आने पर भूरे रंग के हो जाते हैं? तो कौन सा है इसमें? ऑक्सीडेज के कारण क्या होता है?
एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस कारण से वो क्या होता है, फल और सब्जियां भूरे रंग के हो जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो पीवी सिंधु ने 2 ओलंपिक पदक जीता था। पहला रजत पदक जीता था, फिर उसके बाद उन्होंने सिल्वर पदक जीता था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अपोलो अस्पताल ने, ये भी क्या हमारा करेंट अफेयर्स है, हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भागीदारी की थी? तो HDFC बैंक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर क्रिस्टेशिया परिवार से संबंधित है? देखो, क्रिस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है, इसमें पूछा गया है। क्रिस्टेशिया परिवार मतलब क्या होता है कि क्रिस्टेशिया परिवार मतलब क्रिस्टेशिया में क्या होता है कि जो अस्थिपाद जीव होते हैं, जैसे मान लेते हैं, क्या हम देखते हैं अस्थिपाद जीव, जैसे केकड़ा होता है, केकड़ा हो गया, केकड़ा यहाँ पर लिखा है, झींगा, फिर उसके बाद बारनेकल, और भी जैसे होता है चिंगट, ठीक है। तो ये सब किससे आता है? क्रिस्टेशिया परिवार से संबंधित है। जो जालसाही है ये क्रिस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है, इसलिए जालसाही क्या हो गया हमारा, ये हमारा राइट आंसर है ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने भारत के ध्वज को डिजाइन किया था? वही जो मैंने बताया था अभी, जो पहला क्वेश्चन आया था, पिंगली वेंकैया, ठीक है। पिंगली वेंकैया ने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस कृति का श्रेय खुशवंत सिंह को नहीं दिया जाता है? तो देखो, इसमें से जो द गुड द बैड एंड द रेडिक्यूलस, ये किसने लिखी है? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। दिल्ली या नोवेल खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। द कंपनी ऑफ वुमेन खुशवंत सिंह ने लिखा है। और खुशवंत सिंह द्वारा एक और भी पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी खुशवंत सिंह के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। तो इसमें से कौन सा नहीं लिखा गया है? इमेजिनरी होमलैंड। तो इमेजिनरी होमलैंड इनके द्वारा नहीं लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया है? तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? द इमेजिनरी होमलैंड, ठीक है। तो इसमें समझ में आ गया कि खुशवंत सिंह द्वारा पुस्तक कौन कौन सी लिखी गई है? द गुड, द बैड एंड द रिडिकुलस, दिल्ली या नोवेल, द कंपनी ऑफ वुमेन, ट्रेन टू पाकिस्तान, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है खुशवंत सिंह के द्वारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पर्वत त्रिकोणीय सतपुरा श्रृंखला का पूर्वी बेस बनाती है? तो मैकल पर्वत है। कौन सा है? मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। चोटी कौन सी है? अमरकंटक। आपसे पूछ ले सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुरा यहाँ पे। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। आपसे पूछ ले नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा। तो ये सभी को पता है। आगे चलते हैं, इसमें जैसे हम देख लेते हैं शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक जो पहाड़ी हैं, ठीक है, शिवालिक पहाड़ी ये कहाँ पर है? तो नेपाल में है। शिवालिक पहाड़ी ये कहाँ पे है? नेपाल में है शिवालिक पहाड़ी। पूछ ले आपसे बैलाडीला, तो बैलाडीला जो है, ये बैलाडीला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है इसी तरह बैलाडीला पहाड़ियाँ। और इससे क्या होता है छत्तीसगढ़ में? ये लौह अयस्क के लिए काफ़ी फेमस है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है एक उच्च न्यायालय से
एक निचली अदालत, न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादन करने के आदेश दे को क्या कहा जाता है? तो एक उच्च न्यायालय द्वारा से एक निचली जो न्यायालय है उसके द्वारा जो सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्यों के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने का जो आदेश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? परमादेश रीट। क्या कहते हैं? परमादेश रीट। यहाँ पर हम देख लेते हैं, आइए इधर। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। 5 प्रकार के रिट जारी करती हैं, रिट जारी करती है। पहला हमारा कौन सा आता है? पहला रिट जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो उसको न्यायालय यह आदेश देती है कि आप जो बंदी करता है वो न्यायालय के पास उसे पेश करें, एक नियत दिए हुए समय पर नियत स्थान पर उसे पेश करें। ठीक है, तो ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है। परमादेश दूसरा क्या है हमारा? परमादेश। तो परमादेश में क्या होता है? जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कार्यों के कर्तव्यों का वहन सही से नहीं कर पा रहा, कार्यों का वहन नहीं करता है तो उसे क्या होता है कि कोर्ट द्वारा परमादेश रिट जारी करके यह आदेश दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का सही पूर्वक वहन करें, सही से काम करें, तो वो होता है परमादेश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट नहीं मतलब इसमें थर्ड कौन सा है हमारा? थर्ड आता है प्रतिषेध लेख। क्या आता है? प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा उत्प्रेषण फिर उसके बाद आता है अधिकार परीक्षा। 5वां हमारा होता है अधिकार परीक्षा। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण तो हमें समझ में आया, परमादेश में समझ में आया। प्रतिषेध लेख क्या होता है कि प्रतिषेध लेख में जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा निम्न न्यायालय को जारी कर आदेश देता है कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिषेध लेख कहा जाता है। ठीक है। उत्प्रेषण में क्या होता है? इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश देती है कि वो लंबित मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय में भेजें। ठीक है, तो ये उत्प्रेषण अभिलेख होता है। अधिकार परीक्षा, इसमें क्या होता है? जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका उसे वैधानिक अधिकार नहीं होता तो उससे रिट जारी कर न्यायालय द्वारा रिट जारी कर अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से ये ऐसा काम किया, तो ये वो क्या होता है? हमारा अधिकार परीक्षा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। पहला हमारा होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रकार के रिट हो गए। आगे चलते हैं। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।